केमिकल इक्विलिब्रियम नया चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। रासायनिक साम्य क्या होता है, जिसको कहते हैं रासायनिक साम्य। केमिकल इक्विलिब्रियम तो रासायनिक रिएक्शंस होती है, और जब रिएक्शंस होगी तो रिएक्शंस के अंदर एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का जो वेग है, वेलोसिटी है, वो बराबर हो जाता है। अगर अभिक्रिया का वेग और पश्य अभिक्रिया का वेग जब बराबर हो जाता है तो उस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें, एक सिंपल सी बात करें रिएक्शंस की। केमिकल जो रिएक्शंस होती है वो जनरली 3 प्रकार की होती है। केमिकल रिएक्शंस 3 प्रकार की। सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें अपन, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इसका मतलब यह है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, अग्र दिशा में भी और प्रत्येक दिशा में। जैसे मान लो एग्जांपल लिखा मैंने कि ए से बन रहा है प्रोडक्ट पी और पी से वापस बन रहा है ए। तो ऐसी रिएक्शंस जो दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात अग्र दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, इस प्रकार की रिएक्शंस कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिखा CaCO3, ये टूट करके बनाता है CaO प्लस CO2, और CaO और CO2 वापस अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, CaCO3। तो इस प्रकार की रिएक्शंस उत्क्रमणीय, जैसे मान लो N2 प्लस 3H2 और ये मिलकर बनाते हैं 2NH3। इसी प्रकार से N2 प्लस O2 ये मिलकर के 2NO, ऐसे 2 इस टाइप की रिएक्शंस हो सकती है खूब सारी। PCl5 ये टूट करके PCl3 प्लस Cl2। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत डायरेक्शन में चलती हैं उनको उत्क्रमणीय रिएक्शंस कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर? रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है, तो एरो, तीर का जो निशान होता है वो दोनों डायरेक्शंस में होता है। तीर का निशान अपन इस प्रकार से लगाते हैं, तो ये जो तीर का निशान है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए काम में लेते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए। अब दूसरी जो अभिक्रिया है, दूसरी है इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शंस जिसको अपन कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चलती है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनता है। जैसे एस से बन गया प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट से वापस ए नहीं बनता, केवल एक ही दिशा में चलती है। इसका मतलब ये अभिक्रियाएं एक ही डायरेक्शन में चलती है, एक ही दिशा में क्रियाकारक से उत्पाद बनता है। ऐसे अभिक्रियाएं इररिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती है। और प्रकृति में जो अधिकांश रिएक्शंस होती है, मोस्ट ऑफ रिएक्शंस, वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। क्रियाकारक से उत्पाद बन गया, उत्पाद से वापस से क्रियाकारक नहीं बनता है। थर्ड जो है उनको कहते हैं फास्ट रिएक्शंस। ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत कम समय में -10⁸ सेकेंड, 10⁻⁸ सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, उन्हें कहते हैं फास्ट रिएक्शंस। और इन रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाती है, इसलिए फास्ट रिएक्शंस के अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ऐसी रिएक्शंस होती हैं, जैसे मान लो एग्जांपल की बात करें कि एसिड बेस रिएक्शंस, अम्ल क्षार अभिक्रियाएं। जैसे मान लो मैंने ले लिया एसिड HCl प्लस बेस NaOH, और ये मिलकर के बनाते हैं NaCl प्लस H2O। तो ये अभिक्रियाएं इतनी फास्ट होती है, ये एसिड है, ये बेस है, अम्ल और क्षार मिलकर के साल्ट का निर्माण करते हैं। तो इतनी फास्ट गति से होती है कि इनकी रेट को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती है फास्ट रिएक्शंस, जो अल्प समय में ही पूर्ण हो जाती है। अब अपन आते हैं वापस, रासायनिक साम्य कब स्थापित होगा, कौन सी
अभिक्रियाओं में स्टिमुलेट होगा। तो इसके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये रासायनिक साम्य कब उत्पन्न होता है? जनरली केमिकल इक्विलिब्रियम है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही संभव है, क्योंकि ये अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों डायरेक्शंस में चलती है, बैकवर्ड रिएक्शन में भी चलती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दोनों दिशाओं में चलती है, उन अभिक्रियाओं में एक ऐसी स्टेट आती है जिसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इस केमिकल इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होगा? तो ध्यान से देखना, सबसे पहले इसमें क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर अभिक्रिया का वेग पश्य अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है पश्य या प्रतिअभिक्रिया के वेग के। रासायनिक साम्य कब आता है? जब अग्र अभिक्रिया का वेग इक्वल टू पश्य अभिक्रिया का वेग, इट मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तब एक स्थिति आती है जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था, पहली बार। दूसरी बात, साम्य अवस्था पर रिएक्टेंट व प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो स्थायी हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। अर्थात मैं ये कहूं कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है। क्रियाकारक व उत्पाद की जो सांद्रताएं हैं वो क्या हो जाती हैं? स्थिर हो जाती हैं, बराबर नहीं होती। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रताएं साम्य अवस्था पर बराबर हो जाती है। नो, बराबर नहीं होती है, कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है। थर्ड जो पॉइंट है, साम्य अवस्था पर गिब्स फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा, जिसको अपन फ्री एनर्जी कहते हैं, मुक्त ऊर्जा, जिसको डेल्टा जी से लिखते हैं, उसका मान 0 हो जाता है। साम्य अवस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का मान 0 हो जाता है, डेल्टा जी 0। फोर्थ पॉइंट, साम्यावस्था पर ताप, दाब, घनत्व, रंग, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मापने योग्य जो भी भौतिक राशियां हैं इनका साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिफ्थ जो पॉइंट है कि उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, कैटेलिस्ट। तो उत्प्रेरक के साम्य अवस्था, उत्प्रेरक के कारण अगर अभिक्रिया और पश्य अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है, जबकि साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्प्रेरक क्या कार्य करता है? वेग को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है। तो उत्प्रेरक साम्य को जल्दी स्थापित करता है, अर्थात उत्प्रेरक के कारण साम्य अवस्था जल्दी आ जाती है। क्यों आएगी? क्योंकि अगर अभिक्रिया का वेग और पश्य अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साम्य अवस्था के, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज, अगर पश्य अभिक्रिया का वेग बराबर। सेकंड है, उत्पाद और क्रियाकारक सांद्रताएं कांस्टेंट रहती है। थर्ड है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन 0। फोर्थ है, साम्य अवस्था पर भौतिक राशियां, ताप, दाब, घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिफ्थ है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के कारण साम्य अवस्था जल्दी स्थापित हो जाती है। क्लियर? अपन नेक्स्ट बात करें लॉ ऑफ मास एक्शन की, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम। तो नेक्स्ट अपन बात करें लॉ ऑफ मास एक्शन। जिसको अपन कहते हैं क्रिया नियम।
ये जो नियम है ये गुलबर्ग व वाग्ये नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो लिखूं गिवन बाय गुलबर्ग एंड वाग्ये। गुलबर्ग व वाग्ये ने दिया। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया? गुलबर्ग व वाग्ये नामक वैज्ञानिक ने। हाँ, ये नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इन ए केमिकल रिएक्शन रेट of reaction is proportional to active mass of the reactants। रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान ऑफ द रिएक्टेंट्स, सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। अब बात करें अपन सबसे पहले कि एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान किसको कहते हैं? तो एक्चुअली एक्टिव मास इज ए कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। एक्टिव मास क्या है? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। एक तरह से ये सांद्रता होती है जिसको अपन किस में मेजरमेंट करते हैं? मोलरिटी में। इट मेजर्स बाय मोलरिटी। इसको अपन मोलरता में मापते हैं, मोलरता में। इसका मतलब मोलरता, मोलरिटी इक्वल टू एक्टिव मास। तो इसका मतलब एक्टिव मास क्या होता है? एक तरह से मोलरता होती है। तो जिसको अपन मोलरता या एक्टिव मास बराबर क्या होती है? मोलरता, मोल बटा आयतन। तो मोल अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। तो इस प्रकार अपन किसी भी क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं मोल बटा आयतन के द्वारा। तो एक तरह से ये सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान होती है मोलरता। और मोल आपको पता ही है, मोल क्या होते हैं? विलेय की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार, मोलर मास। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि मोलेरिटी या एक्टिव मास बराबर ग्राम अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन एक्टिव मास ज्ञात कर सकते हैं इजीली। क्लियर? अब इसको लॉ ऑफ मास एक्शन को है, इसको अपन किस प्रकार से डिनोटेट करें? तो एक सिंपल सी एग्जांपल के द्वारा अपन समझते हैं। कि माना एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी, और ये बनाती है C प्लस डी। क्लियर? इस अभिक्रिया के लिए अग्र अभिक्रिया का स्थिरांक K1, पश्य अभिक्रिया का स्थिरांक मैंने लिख दिया K2। क्लियर? अब बात करें द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो मैं सबसे पहले बात करूं अगर अभिक्रिया की दर, अगर अभिक्रिया की दर बराबर, अगर अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो अगर अभिक्रिया के लिए स्थिरांक K1, अगर अभिक्रिया के लिए सांद्रता A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन, ये समीकरण 1 हो गया। जैसे प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। अगर अभिक्रिया के लिए K1 है तो मैं लिखूं अगर अभिक्रिया की दर बराबर K1, A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन। इसी प्रकार से पश्य अभिक्रिया के लिए रिवर्ट, तो पश्य या प्रतीप अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी, क्योंकि पश्य अभिक्रिया के लिए सी और डी हो जाएंगे रिएक्टेंट्स, क्रियाकारक। तो इसको उठा दो, तो पश्य
अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगा K2 C की सांद्रता D की सांद्रता, समीकरण 3। अब क्या करना है, एट इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर अगर अभिक्रिया का वेग, अगर अभिक्रिया वेग बराबर हो जाएगा पश्य अभिक्रिया वेग, अगर वो पश्य अभिक्रिया वेग बराबर हो जाता है तो मैं लिख देता हूं, अगर अभिक्रिया वेग क्या है, K1 A की सांद्रता B की सांद्रता बराबर पश्य K2 C की सांद्रता D की सांद्रता। क्लियर? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, K1 अपॉन K2 बराबर C की सांद्रता D की सांद्रता अपॉन A की सांद्रता B की सांद्रता। इस प्रकार का प्रोडक्ट। K1 क्या है, अगर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो यहाँ पे अपन बात करें K1 बराबर अगर अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट, अगर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और K2 पश्य अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो K1 अपॉन K2 बराबर आ गया कंसंट्रेशन ऑफ C D अपॉन A और B, इस प्रकार से अपन लिखते हैं। तो इसको एक नया स्थिरांक देते हैं अपन, जिसको मैं कह देता हूं Kc, जिसको अपन कहते हैं साम्य स्थिरांक Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको अपन इस प्रकार से लिखें कि Kc बराबर हो गया K1 अपॉन K2, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर कई बार एग्जांपल्स में काम आता है Kc बराबर Kf अपॉन Kb, अगर अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट अपॉन Kb का मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, या Kc बराबर C की कंसंट्रेशन D की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो Kc है इसको कहते हैं साम्य स्थिरांक, Kc बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्लियर, इस प्रकार से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू।